नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस की। चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि विशाखा गाइडलाइन के पीछे क्या ऐसा बैकग्राउंड बना जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी गाइडलाइन को देना पड़ा। तो हम बात करते हैं भंवरी देवी की। राजस्थान से संबंधित थी और साथ ही साथ एक सोशल प्रोग्राम पे काम कर रही थी जिसमें राजस्थान में बाल विवाह जैसी प्रथा को खत्म किया जाए। इसके लिए सरकार ने अपनी कई योजनाएँ चला रखी थी जिसके अंतर्गत भंवरी देवी काम कर रही थीं। अब क्या होता है कि 1992 में एक बाल विवाह को रोकने के लिए ये वहाँ पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद कि वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार वगैरह होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है और इस बाल विवाह को रोकने में भी वो असफल होती हैं। क्योंकि 2 जातियों के मामला है, उच्च जाति और निम्न जाति उस समय बहुत चलती थी। इसके कारण जो सोशल प्रोग्राम के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने का काम उनको दिया गया, वो इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। और साथ ही साथ उनको जब ये घटना हुई, जिसके बाद जो एक्शन सरकार के द्वारा लिया गया, तो उन्हें समझ में आ गया कि सरकार जो है, वो उसकी जो भी योजनाएँ वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है इस रीति को तोड़ने के। इसके बाद जब ये सब वहाँ पे झगड़ा-फसाद ये सब चीज़ें हुई, तो भंवरी देवी के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उच्च जाति के 5 लोगों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया। ये वर्डिंग यूज़ की है केस के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो भंवरी देवी के साथ आरोप लगाया गया उनका कि 5 लोगों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया है। जब बलात्कार का मैटर बढ़ा, तो एफआईआर हुई, केस रजिस्टर हुआ, केस में जाँचें शुरू हुईं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब शुरू हुई, कोर्ट ट्रायल करता है और उसके बाद ये आरोपी हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ से वो बरी हो जाते हैं। साक्ष्य के अभाव में इनका केस भी खारिज हो जाता है। तो भंवरी देवी के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया, ये साबित कहीं नहीं हो नहीं पाता है। तो जब ये घटना होती है, उसके बाद 5 एनजीओ मिल जाती हैं आपस में और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालती हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालती हैं, यही पिटीशन विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानी जाती है। और इसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 भारतीय संविधान से संबंधित चीज़ों को टारगेट किया गया कि क्या इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वाक़ई में इस केस में संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद इसमें विधि प्रश्न बनते हैं, इश्यूज़ बनते हैं उस केस के अंदर। तो जब इश्यू बनते हैं तो 3 मुख्य इश्यू बने इसके अंदर कि क्या मुख्य विवाद है और विधि के जो प्रश्न हैं वो 3 बनते हैं कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? ये पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रखा गया कि क्या घरेलू कानूनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के कानून को लागू किया जा सकता है या नहीं? और तीसरा क्वेश्चन ये रखा गया कि क्या यौन उत्पीड़न के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है या नहीं? क्योंकि उस समय पर जो वर्किंग वुमेन थी, बहुत ही कम क्राइटेरिया था वर्किंग वुमेन का, लेकिन जो भी थी उनके लिए कोई विशेष कानून नहीं था उनके यौन शोषण से संबंधित। इसी चीज़ को लेके जब ये इश्यू उठा, जब ये जो घटना घटी भंवरी देवी के साथ, उसके बाद जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन्स उठे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से फैसला आता है। फैसले में वो क्या बताते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 19 एक जी का ये स्पष्ट उल्लंघन है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानून नहीं है और उसके साथ महिलाएं सर्वाइव करने मुश्किल हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके साथ आर्टिकल 42 जो कि आर्टिकल 42 भारतीय संविधान से संबंधित है, कार्य और मातृत्व का राहत का प्रावधान करता है। यानी वर्किंग प्लेस पर जो मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती हैं, उससे संबंधित प्रावधान का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 51 ए जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इस बात को भी इस केस के अंतर्गत रखा कि हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्य भी समझने चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है समाज को सही तरीके से चलाया जा सके। और इस केस में कुछ मुख्य प्रावधान भी इन्होंने किए। इस प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी महिला को इसमें क्या चीज़ है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस पर जब होता है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि इसको डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या? क्यों इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं?
तो यौन उत्पीड़न के मामले में जो मुख्य बिंदु उन्होंने निकाले, उसमें ये कहा कि किसी भी महिला को गलत तरह से छूना, छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना, घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजना, ये सभी यौन शोषण के अंतर्गत आएँगे। यानी कहीं न कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को भी डिफाइन किया गया, पहले ये डिफाइन नहीं था। इसी के आधार पर जो ये विशाखा गाइडलाइन आई, इसी के आधार पर आगे चल के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का कानून भी बनाया गया संसद के द्वारा। पॉश एक्ट जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम एक इसमें प्रावधान और किया गया। उन संस्थानों के लिए जहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन संस्थानों के लिए प्रावधान किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी उन संस्थानों में जिसमें 10 से ज़्यादा वर्किंग पर्सन्स हैं। तो एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्ष होंगी महिला और एनजीओ की एक महिला होगी जो कि यौन शोषण से संबंधित जो काम कर चुकी है, जिनको अनुभव रह चुका है और आधे से ज़्यादा सदस्य इसके महिला ही रहेंगे, जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला देखेंगे। अब क्या है कि मान लीजिए कि किसी वर्किंग प्लेस पर किसी महिला को यह शिकायत होती कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए वो शिकायत दर्ज कराएगी इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास। 90 दिन में ये इसका रिजल्ट देगी। 90 दिन में ये रिपोर्ट दे देगी और आरोपी है और कितना सही है, कितना गलत है, इस चीज़ को वो देखेगी। और रिपोर्ट देने के बाद अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी पर ये आरोप साबित हो रहा है कि हाँ, इसने कुछ बदतमीज़ी करी है किसी अपने महिला कर्मचारी के साथ, तो आईपीसी की धाराओं में इसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। ठीक है? 354 वगैरह जो पहले आईपीसी में चलती थी, उसी तरीके से। तो 354 में इसकी एफआईआर की जाएगी। इसके बाद यदि कोई महिला संतुष्ट नहीं, एक ऑप्शन और भी खोला गया कि यदि कोई महिला संतुष्ट नहीं है इंटरनल कमेटी की कार्यवाही से, तो वो पुलिस के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकती है, इतनी उसकी लिबर्टी है, उसने उसको फ्रीडम दे रखी है। और ये जितना लेखा-जोखा वो बनाएँगे, इंटरनल कमेटी जो बनाएगी, वो हर वर्ष रिपोर्ट सरकार को भी उनको भेजना होगा कि आपके संस्थान में कितने लोगों के साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी है या नहीं घटी है। अब मान लीजिए कि कोई आरोपी उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको जो पहले वर्ष में 1 से 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। फिर वो सपोज़ दैट बेल लेके बाहर आ जाता है या उसका ट्रायल चलता है, उसके बाद वो पनिशमेंट वगैरह सब मिलने के बाद, फिर से दोबारा अगर वो वही कृत्य दोबारा दोहराता है, तो इस बार उसको मिलेगी 7 वर्ष की सज़ा। यानी कहीं न कहीं इसके कॉन्जिनेबल ऑफेंस उसको बना दिया जाएगा और 7 वर्ष तक के कारावास तक उसको हो सकता है। तो कुल मिला के ये सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन थी। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान से संबंधित है, भंवरी देवी जो कि एक सोशल प्रोग्राम के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यरत थीं। उनके साथ 1992 में इन्होंने बाल विवाह को रोकने का एक असफल प्रयास किया था, जिसके बाद इनका आरोप भी इन्होंने लगाया कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, 5 लोगों ने बलात्कार किया। इसके खिलाफ ये आरोपी हाई कोर्ट गए, वहाँ से साक्ष्य अभाव में ये केस जीते और वहाँ भंवरी देवी का केस खारिज कर दिया गया। इसी के एवज में 5 एनजीओ आपस में मिलती हैं और कोलैप्स करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचती हैं। यहाँ पिटीशन दाखिल की जाती है, इसी को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। इसी का जो डिसीजन आया है, इसी को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। मामला इसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 से संबंधित था। विधि के प्रश्न बने। विधि के प्रश्न बनने में क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान की धारा 14, 15, 21 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या घरेलू कानूनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के कानून को लागू किया जा सकता है? क्या यौन उत्पीड़न के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है? तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। फैसले में कहते हैं कि 14, 15, 19 एक जी का स्पष्ट उल्लंघन है इन केसों में। 42 का भी वो उल्लेख करते हैं कि कार्य और मातृत्व की राहत के प्रावधान करता है और आर्टिकल 51 ए के बारे में भी बताते हैं कि जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकारों को समझना चाहिए। उसके बाद जब ये केस होता है तो 2013 में, काफ़ी सालों बाद 2013 में संसद एक कानून बनाती है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस जैसा कानून बनता है।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, विशाखा केस में जो मुख्य चीज़ें बताई कि किसी भी महिला को गलत तरह से छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना, घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजना, ये सब यौन शोषण से संबंधित माने जाएँगे। यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, साफ सूत्रों में कह दिया गया कि इसको क्या कहा जाएगा। अब दूसरा प्रावधान संस्थान के लिए किया कि 10 लोगों से ज़्यादा अगर कर्मचारी हैं आपके पास, तो एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरपर्सन होंगी एक महिला और एनजीओ से संबंधित एक महिला होगी उसके साथ और आधे से अधिक सदस्य भी महिला होंगी और ये सब महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में एक अनुभव रखती होंगी अपने साथ। अब शिकायत जो अगर इनसे इंटरनल कमेटी से की जाती है तो 90 दिन के अंदर इसका इन्हों समाधान करना है। यदि दोषी पाया जाता है तो आईपीसी के अंतर्गत उनके केस रजिस्टर किया जाएगा जो आरोपी होगा उसके अगेंस्ट में और यदि महिला संतुष्ट नहीं है तो इसकी भी लिबर्टी है कि वो जाके पुलिस में एफआईआर करा सके। एफआईआर 354 ए में होगी और हर वर्ष में इसकी जो रिपोर्ट बनेगी कि कितना ऐसे मामले आए हैं, कितने नहीं आए, वो सरकार के पास मामले जाएँगे। उसके बाद अगर पहली बार आरोपी ऐसा कृत्य करता है तो उसको 1 से 3 साल तक की सज़ा होगी और यदि दूसरी बार भी वो करता है तो इस बार उसको 7 साल की सज़ा होगी, यानी सज़ा बढ़ के मिलेगी। तो कुल मिला के ये सेगमेंट हमारा विशाखा गाइडलाइंस से संबंधित था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बहुत जल्द लाइव भी आने वाले हैं, उसमें भी देखिएगा। थैंक यू।